नमस्कार, द डेली शो में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, हरियाणा विधानसभा चुनाव बीजेपी के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन गए हैं, क्योंकि इससे न केवल राज्य सरकार का भविष्य तय होगा, बल्कि प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार पर भी इसका असर पड़ने वाला है। लोकसभा चुनाव में आधी सीटें हारने के बाद इसीलिए बीजेपी पूरी ताकत से रणनीति में बनाने में जुट गई है। पिछले एक पखवाड़े के अंदर ही बीजेपी हाईकमान ने एक के बाद एक कई बड़े फैसले लिए हैं, लेकिन उन पर भी सवाल उठ रहे हैं। अव्वल तो इसलिए कि वो फिर से जाटों को बाहर रखकर बाकी जातियों का समीकरण बनाने की रणनीति को दोहराने जा रही है, जबकि राज्य के राजनीतिक समीकरण पूरी तरह से उलट-पुलट चुके हैं। दूसरे, उसने प्रदेश अध्यक्ष पद पर एक ब्राह्मण मोहनलाल बडोली को बैठा दिया है, जबकि पूरे उत्तर भारत में आरक्षण बचाओ और ब्राह्मणवाद विरोधी हवा चल रही है। पिछड़े और दलित दोनों ही वर्ग पिछले चुनाव में बीजेपी से छिटक गए थे, अब वे और दूर जा सकते हैं। तीसरे, उसने नायब सिंह सैनी को ही मुख्यमंत्री पद के लिए अपना दावेदार घोषित कर दिया है। हाईकमान के इस फैसले को पार्टी के अंदर ही पसंद नहीं किया जा रहा है, क्योंकि इससे दूसरे दावेदारों की उम्मीदों पर पानी फिर गया है। जाहिर है कि वे भितरघात भी कर सकते हैं। सवाल अब ये है कि क्या पहले से पिछड़ चुकी बीजेपी हारने की तैयारी कर रही है, और क्या हाईकमान ने लोकसभा चुनाव से कोई सबक नहीं सीखा है? हरियाणा में बीजेपी की चुनावी तैयारियों पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार जगदीप संधू। जगदीप जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि बीजेपी में इस चुनाव को लेकर कितनी गंभीरता है, कितनी हड़बड़ाहट, कितना भय है, क्योंकि उन्हें पता है कि हरियाणा विधानसभा की चुनाव अब कितने महत्वपूर्ण है, केवल राज्य स्तर के लिए नहीं, राष्ट्रीय स्तर के लिए भी। जी मुकेश जी, जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, उनमें गंभीरता को से ज्यादा अब ये दिखाई देने लगा है कि उनको अपनी छवि को और ज्यादा ठेस ना लगे, उसको बचाने के लिए प्रयास करने हैं। तो उन्हीं प्रयासों के तहत उन्होंने अभी रणनीतिक तौर पे एक बड़ा बदलाव हरियाणा की राजनीति में किया है, और वो एक बदलाव है कि मुख्यमंत्री के चेहरे की घोषणा करना। दूसरा ये है कि प्रदेश के अध्यक्ष को बदलना। यहाँ ये बताना चाहूंगा कि एक ही साल में ये तीसरे अध्यक्ष हैं जो भारतीय जनता पार्टी ने बदले, जी। और इतने लंबे समय तक, इतने कम समय तक कोई भी अध्यक्ष इतनी जल्दी भारतीय जनता पार्टी के पिछले इतिहास में 1980 से लेकर अभी तक नहीं हुआ। तो खैर, क्या ये जाहिर होता है कि बीजेपी हाईकमान बहुत आतंकित है इस चुनाव को लेकर? बार बार अध्यक्ष पद का बदलना, मुख्यमंत्री भी अभी बदला है उन्होंने चुनाव के पहले। जी बिल्कुल, देखिए लोकसभा चुनाव से पहले 9.5 साल की सरकार की एंटी इनकम्बेंसी को लेके भारतीय जनता पार्टी के अपने भीतरी सर्वेक्षण और अपने आकलन जो अपनी समीक्षा रही, उसमें ये स्पष्ट हो गया था, और जो गुप्तचर विभाग की रिपोर्ट थी उसमें भी स्पष्ट हो रहा था कि किसान आंदोलन, बेरोजगारी का मुद्दा, ओपीएस, ओल्ड पेंशन स्कीम और महिलाओं के आत्मसम्मान के ये जो मुद्दे हैं, स्थानीय मुद्दे, ये बहुत बड़े स्तर पे भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। और उसके परिणाम हमने लोकसभा चुनाव के अंदर भी देखे कि भारतीय जनता पार्टी जहां 2019 में पुलवामा की लहर में 10 की 10 सीटें जीती थी, अब के उनको लगता था कि हम कब फिर दोबारा हरियाणा में उतनी ही सीटें जीतेंगे, लेकिन वो 5 सीटें हार गई। और ये कांग्रेस की अपनी कमी है, क्योंकि कहा जाता है कि कांग्रेस में पिछले काफी समय से कोई संगठन कार्यरत नहीं है और संगठन बन नहीं पाया। अगर कांग्रेस में भी संगठन होता तो शायद ये सीटें और भी बढ़ जाती कांग्रेस के पक्ष में। जी। तो तो इनसे जगदीश लगता जी, है। ये बताइए कि ये जो दो बड़े फैसले लिए हैं, एक तो एक ब्राह्मण को राज्य की बीजेपी की कमान सौंप दी गई है, और दूसरी तरफ नायाब सिंह सैनी को प्रोजेक्ट करेगी पार्टी चुनाव में मुख्यमंत्री के तौर पर। हालांकि बीजेपी हमेशा इस पॉलिसी को नकारती रही है, इस पॉलिसी के हक में नहीं रही कि वो किसी लीडर को प्रोजेक्ट करे, लेकिन यहाँ नायब सिंह को प्रोजेक्ट किया जा रहा है। तो पहले तो ये बताइए कि नायब सिंह को प्रोजेक्ट करने के पीछे क्या स्ट्रेटजी है, क्या उम्मीदें हैं बीजेपी को? देखिए मुकेश जी, एक चीज समझनी होगी हमें इसकी पृष्ठभूमि में
कि जब भारतीय जनता पार्टी 2009 में कृष्ण पाल गुर्जर के प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए जब चुनाव लड़ी थी, तो उनको कोई ज्यादा सफलता वो तब नहीं मिली थी। और उस वक्त में उन्होंने पिछड़ी जाति के कह लीजिए कि उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया था, तो वो रणनीति उनकी कामयाब नहीं हुई और 2014 आते-आते उनको लगने लगा कि बड़ा वर्ग जो हरियाणा में है और जिसकी जनसंख्या बहुत 2024 में काफ़ी बड़ी है। 2024 आते-आते। जी, हाँ, तो उनके अध्यक्ष 2014 में सुभाष बराला को बनाया गया जो जाट समाज से थे और जाट वर्ग की यहाँ लगभग 27% वोट हैं हरियाणा में, 27% के करीब उनका वर्चस्व है। और उसके बाद ये 2014 की जो सफलता उनको मिली, 2019 आते-आते तक उन्होंने और वो लंबा समय रहे, 2020 तक रहे बल्कि और 19 का चुनाव भी उनकी अध्यक्षता में ही लड़ा गया था। लेकिन अब क्या हुआ कि भारतीय जनता पार्टी जब 2019 में अपने 75 पार के नारे को पूर्ण नहीं कर पाई, उनको सिर्फ 41 सीटें, 40 सीटें मिली थी। तो लगने लगा कि ये चीज़ें अब हरियाणा में दूसरी भी जो जातियाँ हैं, दूसरे जो वर्ग हैं, उनको महत्व दिया जाना चाहिए। और उसी दौरान जो किसान आंदोलन देखा गया, तो उस किसान आंदोलन का प्रभाव भी सीधा-सीधा हरियाणा की राजनीति पे पड़ता दिखाई दे रहा था। जाट वर्ग जो एक समय बहुत बड़े समर्थन के साथ बीजेपी के साथ गया था, वो उससे काफ़ी हद तक उसका मोह भंग हो गया था, वो छिटकने लगा था। तो बीजेपी को लगने लगा कि अब दूसरे जो वर्ग हैं, उनके ऊपर निर्भर होना पड़ेगा और इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने उस समय भी ये एक बदलाव किया था अपनी रणनीति में और अब जो बदलाव किया है प्रदेश अध्यक्ष को करने का, तो उसमें सीधा-सीधा सा ये मान लिया जाता है क्योंकि लोकसभा चुनाव में जिस प्रकार से किसान वर्ग और जो अधिकतर जाट, सैनी और गुर्जर हैं, अहीर हैं, उन्होंने जिस तरह से विरोध किया लोकसभा के चुनाव में, तो अब भारतीय जनता पार्टी को लगने लगा कि अन्य जो जातियाँ हैं, अन्य जो वर्ग हैं, उन पे निर्भर होना पड़ेगा और जो भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा रणनीतिक उनका हथियार है हिंदुत्व का, उसको साधना पड़ेगा। तो उसी रणनीति के तहत उन्होंने अब ये प्रदेश अध्यक्ष को इस तरह से बदला है जो चुनाव से पहले एक पिछड़ी जाति के नायब सिंह सैनी को बनाया, अब उन्होंने ब्राह्मण एक ऐसे व्यक्ति को बनाया जो जिनकी कोई ज़्यादा हरियाणा में पहचान नहीं थी। तो कुल मिला के ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को ये पता लग चुका है कि हरियाणा में जाट वर्ग जो है वो वापस कांग्रेस के पास चला गया, जो अनुसूचित जाति वर्ग है वो भी कांग्रेस के पक्ष में चला गया। तो अब भारतीय जनता पार्टी के लिए वहाँ जो स्पेस है, राजनीतिक स्पेस, वो समाज के अन्य वर्गों में बचा है। इसलिए ये रणनीतिक बदलाव भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। जी, लेकिन अगर जाट साथ में नहीं है, अल्पसंख्यक साथ में नहीं है, आपके ये दलित भी साथ नहीं है, तो ये तो ऐसा कॉम्बिनेशन बन जाता है कि फिर किसी तरह का समीकरण बनाना संभव नहीं होता है। और भी दूसरे वर्ग इस जाति समीकरण में, सामाजिक समीकरण में कांग्रेस के साथ हो जाते हैं। तो ये क्या ये एक जुआ खेल रही है बीजेपी कि ब्राह्मण को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया है और इससे दलित समुदाय और दूर होगा उस पार्टी से? ऐसा हो सकता है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी समझती है कि हरियाणा में जो दलित वर्ग है, जो दूसरे वर्ग हैं, पिछड़ी जातियों के वर्ग हैं, उनको जो लाभ मिला है, वो जो लाभार्थी वाला एक फिनोमिना भारतीय जनता पार्टी हमेशा बैंक करती है, तो उन्होंने उस रणनीति के तहत लाभार्थियों की वो जो संख्या है, उसको देखते हुए हो सकता है भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रकार का सोचा हो और दूसरी बात ये है कि ब्राह्मण वर्ग है, ब्राह्मण एक अच्छी संख्या में हरियाणा में है, ब्राह्मण है, कुम्हार हैं, ये एक बड़ा वर्ग समानांतर तौर पे उपलब्ध है। पंजाबी हैं, जो विस्थापित पंजाबी हैं, वो बड़ा वर्ग है। तो इस प्रकार से लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की ये जो रणनीति है, ये सीधी-सीधी सी एक एक सामाजिक समीकरण को साधने में है, जो सामाजिक समीकरण पहले हरियाणा में दिखाई नहीं दिए थे और जो पारंपरिक रूप से पहले कांग्रेस के पक्ष में रहते रहे हैं, जिसकी वजह से हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी पहले सफल नहीं हो पाई थी। अब उन्होंने 2 टर्म सफलता लेने के बाद अपने नए प्रयोग को वो दोहराने की कोशिश में है और इसमें ये देखा जाए कि जिस प्रकार से उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव में, मुख्यमंत्री के चुनाव में जिस तरह से अहीर बड़ी एक वर्ग है, एक जाट वर्ग है, जिनके समर्थन से भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में स्थापित हुई थी, उनको पूरी तरह से नकार दिया। अब जो जाट नेता हैं, वो सारे के सारे उनकी महत्वाकांक्षाओं पे पानी फिर गया जब अ, इनके
केंद्रीय मंत्री, गृह मंत्री अमित शाह ने पंचकुला में निर्णय किया था कि अब की चुनाव मुख्यमंत्री के चेहरे पे लड़ा जाएगा। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी की विडंबना ये है कि वो एक ऐसी पार्टी है जहां मुख्यमंत्री के चुनाव की घोषणा अक्सर नहीं की जाती, पर्ची से मुख्यमंत्री निकलते। लेकिन हरियाणा में अब की बार उन्होंने चुनाव में ये घोषणा की है, तो इसका सीधा संकेत और राजनीतिक गलियारों में ये समझा जा रहा है कि जो एक बड़ा चेहरा और एक बड़ी चकाचौंध, एक बड़ा आकार जो पैदा किया गया था इस देश में, जिसके चेहरे पे ये चुनाव लड़े जाते थे, उसको लोकसभा में जितनी बड़ी क्षति हुई है, लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद, उसको अभी राज्यों में, अब 3 राज्यों में चुनाव होने हैं, जिसमें झारखंड है, महाराष्ट्र है, हरियाणा है और जे-एंड-के है, और सभी महत्वपूर्ण राज्य हैं। अगर इनमें भारतीय जनता पार्टी अपने चुनाव में कोई अपेक्षित परिणाम नहीं पा पाती या वहां उनको हार का सामना करना पड़ता है, तो एक बड़े आकार को, एक बड़ी छवि छवि को, एक बड़ी चकाचौंध को जो धक्का लगेगा लोकसभा में जो लगने के बाद, वो कहीं बिल्कुल बिखर ना जाए, तो हो सकता है जी कि रणनीति। जी जी जी। जगदीप जी, मैं अब इस पे आ रहा हूँ कि क्या नायब सिंह सैनी का चेहरा ऐसा है, क्या उनकी लोकप्रियता ऐसी है कि उनसे वोट खींचे खींचे जा सकते हैं, मतदाता उनको आकर्षित होगी? क्या वो इतने बड़े ओबीसी लीडर हैं कि बीजेपी के लिए चुंबक का काम कर सकेंगे? जी नहीं, ऐसा नहीं है कि नायब सिंह सैनी कोई बड़े लीडर हों। आप अगर गौर करेंगे हरियाणा में, तो नायब सिंह सैनी जिस क्षेत्र से आते हैं उसको उत्तरी हरियाणा कहा जाता है, जिसमें यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, अम्बाला और पंचकुला 4 जिले आते हैं। और उन जिलों में भी समानांतर तौर पे इनसे बड़े नेता रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी में रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का ये कोई सर्वमान्य पूरे प्रदेश में चेहरा ऐसा नहीं है और इतना बड़ा इनका कद नहीं है। और अभी तक तो बात ये भी चल रही है हरियाणा में कि डोर तो उन्हीं हाथों में जहाँ पहले थी, अब तो ये सामने दिखाने को एक चेहरा है। और ये भारतीय जनता पार्टी के साथ-साथ सारे प्रदेश में जो आम जनता है, उसमें भी चर्चा का विषय बना हुआ है। जैसे कल हम लोग पानीपत में थे, उससे पहले करनाल में थे और अम्बाला में भी मैं व्यक्तिगत तौर पे घूमा और लोगों से जानने की कोशिश की कि किस प्रकार की उनकी प्रतिक्रिया है या उनका क्या मनोभाव है इस बात को लेके। तो अधिकतर प्रतिक्रियाएँ यही आई हैं कि ये एक तरह से प्रतीकात्मक मुख्यमंत्री हैं और जो असल में जो कमान है, वो अभी भी वही उन्हीं हाथों में है जिनमें पहले थी। जी। तो जगदीप जी, ये बताइए कि ये जो 3 बड़े फैसले अगर हम देखें, नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट करने का, बीजेपी अध्यक्ष ब्राह्मण को बनाने का, और तीसरा ये कि पुराने समीकरण पे वापस लौटने का, जिसमें माइनस जाट, जो जातियां हैं उनको एकजुट करो और जाटों को किनारे लगाओ। ये ये फार्मूले में अगर आप देखें तो बीजेपी को माइनस जाट कितने वर्गों का किस तरह से समर्थन मिल सकता है और नहीं मिल सकता है? देखिए, ये हरियाणा में बैकफायर तो नहीं मुख्यतः करेगा? जी जी, हरियाणा में मुख्यतः जो अलग-अलग जिले हैं, अलग-अलग क्षेत्र हैं, वहाँ प्रभाव है। अब मान लीजिए 2 जो बड़ी हरियाणा की आरक्षित लोकसभा की सीटें हैं, जिसमें अम्बाला है और सिरसा है। और आप ये देखिए कि अम्बाला जो क्षेत्र है, लोकसभा सीट में 9 आती हैं, वहाँ विधानसभा इसी प्रकार सिरसा में 9 आती हैं। तो 18 सीटों पे जो अनुसूचित जातियों की सीटें हैं, उन पे कांग्रेस जीती है। इसका सीधा-सा संदेश ये है कि जो वो वर्ग है, वो भारतीय जनता पार्टी में जिस प्रकार से उन्होंने 2 टर्म में साथ दिया था, वो उनसे छिटक गए हैं। अब आ गया हरियाणा के बीच का प्रदेश, जो जाटों का गढ़ माना जाता है, जिसमें हिसार है, रोहतक है, भिवानी है और सोनीपत है। अब 3 सीटें वो जाटों के गढ़ में जाट कैंडिडेट लोकसभा में जीत गए हैं, जो कांग्रेस जीत गई है। तो इस प्रकार से अब बचता क्या है? बचता ये है कि जो विधानसभा है, उसमें जो कस्बाई सीट है, जो शहरी सीटें हैं, जहाँ भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि उनके समर्थक वर्ग, जिनमें विस्थापित पंजाबी हैं, जिनमें ब्राह्मण हैं, जिनमें कुम्हार हैं, जिनमें श्रमिक वर्ग है, जिनमें और दूसरी जातियां हैं जो हरियाणा में मुख्यतः हैं, तो उनके कॉम्बिनेशन को बना के ये सोचते हैं कि हम उसी फॉर्मूले को अभी अप्लाई करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो पिछले 10-15 सालों से एक हिंदुत्व का जो उभार हुआ है, ये उसी को एक तरह से कैश करने की सोच रहे हैं। और इसमें लगता है कि कांग्रेस न सॉरी जो किसान वर्ग है, जो जाट वर्ग है, जो अहीर वर्ग है, उनको साइड कर दी क्योंकि वो किसानों से जुड़ा हुआ है। और तो जी वहाँ इनको लगता है कि संभवतः इनको सीटें नहीं मिल सकती।
तो भारतीय जनता पार्टी की रणनीति कस्बाई और शहरी सीटों के ऊपर अधिक है, और उसी को देखते हुए शैलजा जी, कुमारी शैलजा जो हैं कांग्रेस की, उन्होंने एक यात्रा को डिक्लेयर किया है, उसकी घोषणा की है, जो इस महीने के अंत में होने वाली है। आज एक और यात्रा के बारे में 3 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जिसको दीपेंद्र हुड्डा और इस पर भूपेंद्र हम हुड्डा बाद में एड्रेस बात करेंगे। करेंगे। जगदीप जी, ये कांग्रेस क्या कर रही है इस पर हम कभी और बात करेंगे। लेकिन ये जी। बताइए कि ये जो रणनीति बनी है, क्या यह सोशल इंजीनियरिंग जो बीजेपी करने जा रही है, क्या वो जो एंटी इनकम्बेंसी है, जो बड़े पैमाने पर नाराजगी है प्रदेश में विभिन्न मुद्दों को लेकर, चाहे वो किसानों की नाराजगी हो, चाहे महिला पहलवानों के साथ जाति का हो, ओल्ड पेंशन स्कीम की आपने बात की, ये तमाम मुद्दे जो हैं, और बेरोजगारी है एक बहुत बड़ा मुद्दा, अग्निवीर है। इन मुद्दों को लेकर जो नाराजगी पूरे प्रदेश भर में है, उनको ये सोशल इंजीनियरिंग काट पाएगी? मुझे नहीं लगता। व्यक्तिगत तौर पे जैसे मैं हम लोग फील्ड में घूमते हैं, लोगों से बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, तो उसमें कुछ आकलन इस तरह के आते हैं कि लोग त्रस्त हैं, उनमें आक्रोश है, और सामाजिक वर्ग बहुत से ऐसे हैं जो अभी भी भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में हैं। उसमें कस्बाई और शहरी क्षेत्र के लोग ज़्यादा पाए जाते हैं। जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, वहाँ ये बात नहीं पाई जाती कि भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में वो बोलें। लेकिन ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी उसी फ़ॉर्मूले को अपना के, और आप देखेंगे कि हरियाणा में जो 90 विधानसभा सीट हैं, उनमें से जो ग्रामीण सीट है, वो और शहरी सीट करीब आधी-आधी है। तो भारतीय जनता पार्टी की अपनी एक ऐसी रणनीति है कि बहुत कुछ ग्रामीण सीटें जो अहिरवाल क्षेत्र से हैं, या ऐसे क्षेत्रों से जो जो उत्तरी हरियाणा से हैं, वो आ सकती हैं, और अन्य जो सीटें हैं वो शहरी और कस्बाई सीटों पे, क्योंकि वो जो समीकरण है वो एक मिश्रण है समीकरण का, और शहरी वोटर में वो कट्टरता किसी तरह की नहीं देखी जा सकती। हाँ, एक समर्थन के लिए हो सकता है कि वो धार्मिक बहाव में वो समर्थन ज़्यादा करे, तो भारतीय जनता पार्टी ऐसा लगता है कि उसी तरह के एक रणनीति पे काम करने में अब की बार कोशिश कर रही है। लेकिन जगदीश जी, आपने हिंदुत्व का जिक्र किया कि एक वो कोर इशू है बीजेपी का, जिसके आधार पर उसको लग रहा है कि शहरी मतदाताओं को एकजुट करके और ये समीकरण बना के वो अपनी चुनाव की नैया पार कर लेगी। लेकिन क्या लोकसभा चुनाव ने ये नहीं जता दिया है कि हिंदुत्व का मुद्दा भी उतार पर है, मोदी जी का आकर्षण भी उतार पर है? दोनों अब उस तरह के फैक्टर नहीं रह गए जिन पर इतना रिलाय कर सके बीजेपी। जी, ये बिल्कुल तय है। ये आप ठीक कह रहे हैं कि ये उतार पे है, और इसका परिणाम इसका प्रमाण जो है लोकसभा में मिल चुका है। और आज जिस तरह से 9.5 साल हमने जो अपने तरीके से लोगों से बात करने की कोशिश की, उसमें सीधा-सीधा पूछा था कि 9.5 साल के शासनकाल में, या ऑलमोस्ट इतने शासनकाल में आप कितने खुश हैं? तो उसमें बहुत सी बड़ी मिश्रित सी प्रतिक्रिया थी। शुरू में लोग कहते थे ठीक है, लेकिन फिर वो मुद्दों पे आ जाते थे, और फिर बाद में आते-आते अंत तक आते-आते उनका आक्रोश सामने आता था। तो उससे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को अब के बहुत बड़ी मुश्किल पूरे प्रदेश में होने वाली है, और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की अपेक्षाएँ हैं इस चुनाव को लेके, इसीलिए उनके हर तरह की रणनीति वो अपनाने को तैयार है, हर तरह की रणनीति पे वो काम करने को तैयार है, कि किसी भी तरह से एक, अगर मान लीजिए बड़ी हार नहीं तो कम से कम सम्मानजनक स्थिति हरियाणा में वो प्राप्त कर सकें। क्योंकि जो धरातल पे जिस प्रकार का आक्रोश है, जिस तरह से लोग त्रस्त हैं, और जिस प्रकार से लोगों के में नाराज़गी है, तो ऐसा लगता है कि उसमें भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा नुकसान हो सकता है, और वो अपने नुकसान को किसी तरह सम्मानजनक स्थिति पे लाने के लिए ये सारे प्रयास कर रहे हैं, इस तरह की रणनीतियों को अपना रहे हैं। जो रणनीतियाँ इनकी पुरानी हैं, और जिसको अभी नए क्लेवर के साथ, नए चेहरों के साथ प्रयोग करने की भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है। एक बड़ी रणनीति पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी की रही कि विपक्षी नेताओं को तोड़ के लाओ, टिकट दो। दल बदलुओं को उसने बड़े पैमाने पर खड़ा किया और उनमें से एक दो जीत भी गए। क्या इस बार आपको लगता है कि ये अभी कुछ दल बदल करवाया भी गया है? तो क्या ये भी एक स्ट्रेटजी का हिस्सा होगा कि कांग्रेस के अच्छे नेताओं को तोड़ कर लाओ, उन्हीं को कैंडिडेट बना दो? जी, ये कोशिश इनकी रही थी पहले, और उसमें
भारतीय जनता पार्टी सफल हुई 2014 में, जब चौधरी वीरेंद्र सिंह, एक जो कांग्रेस के दिग्गज नेता थे, एक बड़ा नाम थे और मुख्यमंत्री की रेस के या मुख्यमंत्री के उम्मीदवार थे, उनको तोड़ा गया और वो भारतीय जनता पार्टी में रहे 10 साल। उनके बेटे हिसार से सांसद भी बने और अब वो भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के और भारतीय जनता पार्टी के बारे में जो सच्चाइयां बता रहे हैं, उसके अलावा अन्य भी कुछ ऐसे जाट नेता रहे जो भारतीय जनता पार्टी में 2013-14 में शामिल हुए थे अपनी महत्वाकांक्षाओं के चलते, लेकिन उनको कुछ भी हासिल नहीं हुआ। अभी अगर भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से अगर मान लीजिए किसी को भी अगर हरियाणा में लेती है, बड़े चेहरे को, तो उसकी अपनी एक महत्वाकांक्षा है और वो सबसे बड़े पद के लिए ही वो लोग भारतीय जनता पार्टी की तरफ राह करेंगे। हाँ, विधानसभा के एक एमएलए के तौर पे कुछ लोग हैं जो जननायक जनता पार्टी से टूट के इधर जा सकते हैं। कुछ और छोटे-मोटे दल हैं या कुछ और ऐसे निर्दलीय उम्मीदवार हैं, जो भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी उनको अपने फोल्ड में ला सकती है, अपनी अपनी संख्या बढ़ाने के लिए। लेकिन अगर और कांग्रेस के किसी बड़े नेता को अगर वो लेते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी को कोई लाभ होने वाला है, क्योंकि कांग्रेस वाले भी समझ चुके हैं पूरे प्रदेश में, छोटा प्रदेश है, बहुत जल्दी संदेश मिल जाता है, तो वो समझ चुके हैं कि जिस तरह से कांग्रेस में जो भी नेता है, उनमें अहीरवाल के बड़े नेता हैं राव इंदरजीत, और उनकी अपनी एक महत्वाकांक्षा थी। लेकिन वो 10 साल हो गए, अब उन्होंने एक सभा करके ये बोला था, लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद, कि अगर अब की बार जो अवसर है प्रदेश के नेतृत्व का, वो अगर दक्षिण हरियाणा से नहीं होता, तो फिर कभी नहीं होगा। तो इस तरह से जो अंतर्द्वंद है भारतीय जनता पार्टी के, वो सभी तरह से सामने आ चुके हैं और ये रणनीति अगर किसी को और ला तोड़ के लाने के लिए, तो मुझे नहीं लगता कि वो कामयाब रणनीति हो सकती भारतीय जनता पार्टी के। अपने जो गुट हैं, उनमें ही जो तालमेल है, वो ही इतना बड़ा हो गया है। क्योंकि देखिए, लोकसभा चुनाव के बाद जिस तरह से अगर बात करें, तो बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी में शिकायत की थी कि जो भीतरघात हुआ है, उसकी वजह से जब हम हारे हैं, तो उसपे स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जाएंगे। और उसी में कई जगह पे अलग-अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उन्होंने मुखर रूप से कहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस पे काम करेगी, लेकिन अभी वो होता दिखाई नहीं दे रहा। और भारतीय जनता पार्टी में जितने विभिन्न गुट हैं, उनका जो अंतर्कलह है, जो अंतर्द्वंद है, उस वो भी अब हरियाणा के धरातल पे स्पष्ट हो गया है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी की स्थितियाँ बड़ी विकट है। ये बताइए कि लोकसभा चुनाव में जिस तरह की लहर, जिस तरह का गुस्सा दिख रहा था बीजेपी के सरकार के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ, वो क्या कम हुआ है इस दौरान लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद, या वो मौजूद है अभी, बढ़ रहा है? क्योंकि विधानसभा चुनाव में वो ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो सकता है बजाय लोकसभा चुनाव के। स्थानीय चुनाव में, स्थानीय इक्वेशन में उस तरह का गुस्सा ज़्यादा असरकारक होता है। तो वो बाकी है या नहीं? इसमें ऐसा कहा जा सकता है कि हरियाणा का जो चुनाव होता है, देखिए कोई भी विधानसभा या लोकसभा का चुनाव या कोई भी चुनाव हो, तो अक्सर ऐसा माना जाता है कि चुनाव 6 महीने पहले मतदाता के दिमाग में सेट हो चुका होता है। उसके परिणाम 6 महीने बाद आते हैं। और उसी प्रकार से हरियाणा के लिए भी ये कहा जाता है कि हरियाणा में जब भी चुनाव होता है, जब भी मतदान किया जाता है, वो विशेष तौर पे किसी को जिताने के लिए नहीं किया जाता। वो किसी को हराने के लिए किया जाता है। हरियाणा में ये बड़ी उल्टी पद्धति है और हरियाणा में एक तरह से वो चुनाव में उनको सबक सिखाया जाता है। तो मुझे लगता है कि वो सबक जैसे अभी लोकसभा चुनाव में सिखाया गया, विधानसभा चुनाव क्योंकि माइक्रो लेवल पे हो जाता है, तो उसमें जो स्थानीय मुद्दे हैं, अब देखिए सबसे बड़ा मुद्दा एक और भी है हरियाणा में, जो स्थानीय पंचायती राज है, उसमें जिस प्रकार के अंकुश लगाए गए, तो पूरे हरियाणा की जो पंचायतें हैं, उनका विरोध निरंतर चल रहा है और अभी अगले हफ्ते फिर वो अपनी एक बैठक करके सरकार को उन्होंने अल्टीमेटम दिया हुआ है कि लेकिन अगर अभी हमारी तो मांगे नहीं मानी। रेवड़ियाँ बाँटी गई थी, अभी पिछले हफ्ते ही तो रेवड़ियाँ बाँटी गई थी पंचायतों को और अधिकार वगैरह पंचों को दिए गए थे। जी, उसमें 21 लाख तक की उन्होंने कहा था कि 21 लाख तक के वो काम करा सकते हैं। लेकिन जो हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष हैं पंचायतों के, सरपंचों के, उनसे मेरी बात जब हुई, तो उन्होंने हमें डिटेल में बताया कि ये सब एक तरह से जुमला है और इसमें अभी भी उन्होंने कैप लगा दिया है और ये मोटे तौर पे कह दिया है, लेकिन इसकी जो कागज़ी और इसकी जो प्रशासनिक कार्रवाई है, उसमें अगर हम डिटेल में जाएँगे तो वो चीज़ नहीं है जिसकी हमने मांग की थी। इसीलिए उन्होंने दोबारा
कुछ 4 दिन पहले एक कॉन्फ्रेंस किया, एक मीटिंग किया था कॉन्फ्रेंस करके, सरकार को अल्टीमेटम दे रखा है 17 जुलाई तक का कि अगर वो इसका समाधान नहीं करते, तो पूरे प्रदेश में एक पूरा निर्णय लिया जाएगा पंचायतों के द्वारा कि भारतीय जनता पार्टी को का पूर्ण विरोध किया जाएगा। तो इस प्रकार के जो मुद्दे हैं, ये बहुत बड़े स्तर के मुद्दे हैं। अगर ये पंचायत इतना बड़ा फैसला लेती है, तो जिसमें ये बता दूं कि हरियाणा में करीब 6500 के करीब पंचायतें हैं और जो पंच, सरपंच और जिला परिषद के सदस्य मिला के कोई 70,000 के करीब लोग हो जाते हैं। अब इतना बड़ा अगर अमला इससे नाराज है और जिनका प्रभाव है सारे क्षेत्रों में, तो सोचा जा सकता है, समझा जा सकता है कि किस प्रकार के परिणाम हो सकते हैं या किस प्रकार की तकलीफें भारतीय जनता पार्टी के लिए हो सकती हैं। जी, ये बताइए कि किसान संगठन इस चुनाव में कोई भूमिका निभाने जा रहे हैं? सबसे ज़्यादा पीड़ित इस सरकार से किसान रहे हैं। उनके आंदोलन के खिलाफ बीजेपी सरकार ने बहुत ज़्यादा ज़्यादतियाँ की हैं। तो वो क्या भूमिका कोई निभाने जा रहे हैं इस बार? देखिए, किसानों के निरंतर धरने अभी भी चल रहे हैं और जो मुआवजे की बात, अभी ओलावृष्टि होके हटी थी, उसके मुआवजे नहीं मिले, अब उसके लिए दोबारा धरने चलने शुरू हो गए हैं, जबकि सरकार ने कहा था कि 48 घंटे में मुआवजे मिल जाएंगे। तो ये जो इनकी किसानों की किसी भी समस्या का समाधान स्थायी तौर पे सरकार से नहीं हो पाया है और जो मुआवजे देने थे, वो निरंतर ही उस तरह से लटकते जा रहे हैं। उसपे अलग-अलग जिलों में किसान के जो छोटे-छोटे संगठन हैं, जो जिला स्तर के हैं, तहसील स्तर के हैं, वो हमेशा ही निरंतर संघर्षरत है। आज भी वो अपनी मांगों के लिए अलग-अलग जगह प्रदर्शन कर रहे हैं और मुझे लगता है कि हरियाणा में जो अलग-अलग बड़ी किसानों की जत्थेबंदियाँ हैं, वो अपने तरीके से अपना एक मैसेज देंगी। हालाँकि एक बड़े हरियाणा के एक नेता जो कि गुरनाम सिंह चड्ढूनी हैं, उन्होंने पिछले हफ्ते एक अपनी पार्टी का ऐलान किया है, अपने लिए पेहवा की एक सीट का उन्होंने चुनाव किया है। कल उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करनाल में थी, मैं वहाँ मौजूद था, मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि हम अपने कैंडिडेट उतारेंगे और ये भी था कि उन्होंने कुछ दिन पहले इनेलो को समर्थन की घोषणा की थी लोकसभा चुनाव में। तो ऐसा मैंने उनसे पूछा कि क्या आप इनेलो के साथ आपकी पार्टी का विलय या कोई राजनीतिक समझौता होगा? क्योंकि आप देखिए कि हरियाणा में इंडियन नेशनल लोकदल जो कभी एक समय बड़ी सशक्त पार्टी रही है, अब उनको अपनी पार्टी के लिए भारतीय बहुजन समाज पार्टी से दोबारा गठबंधन करना पड़ रहा है। तो हरियाणा में बहुत से समीकरण ऐसे बदल रहे हैं। तो हो सकता है कि इस तरह की चीजें हों, लेकिन जो जो किसान संगठन है मूलतः, वो अपने इंडिपेंडेंटली अपने-अपने क्षेत्रों में उनका विरोध जारी है और उन्होंने ये घोषणा भी कर रखी है कि हम भारतीय जनता पार्टी का पूरा विरोध इन चुनाव में करेंगे। अंतिम सवाल, अभी भी चुनाव के लिए 2-3 महीने बाकी है। इस 2-3 महीने में बीजेपी क्या पैचअप वर्क कर सकती है? क्या रोजगार कुछ बाँट सकती है? कुछ उम्मीदें, कुछ घोषणाएँ महिलाओं के लिए, युवकों के लिए, किसानों के लिए, दलितों के लिए कुछ ऐसा लोक लुभावन काम कर सकती है जिससे चीजें पलट सकें? देखिए मुकेश जी, बहुत से बार देखा गया है भारत के विभिन्न राज्यों के चुनाव में, भले ही वो राज्यों के चुनाव हो, देश के चुनाव हो, बहुत से लुभावने वायदे किए भी जाते हैं, बहुत सी चीजों को करेक्ट करने की कोशिश भी की जाती है, बहुत सी योजनाओं की घोषणा भी की जाती है। लेकिन क्योंकि मतदाता हरियाणा में पिछले 10 सालों से जिस प्रकार से उन्होंने भरपूर समर्थन भारतीय जनता पार्टी की सरकार को दिया था, भारतीय जनता पार्टी में जितना विश्वास हरियाणा में के लोगों ने किया था, वो विश्वास लगभग टूट गया है। अब कोई भी ऐसा योजना, ऐसा कोई मंत्र उस विश्वास को दोबारा उसी स्तर तक हासिल कर पाए, ये बहुत मुश्किल दिखाई दे रहा है। और कितनी भी योजनाएँ अगर बना ली जाएँ, तो वो तात्कालिक लाभ या कुछ समय के लाभ एक उस वर्ग को दे सकते हैं जो लाभार्थी वर्ग है और जिनको पहले से लाभ मिलते आ रहे हैं। लेकिन बड़े स्थायी सवाल जो हैं, उनके निदान इस सरकार से नहीं हो पाए। ये एक बड़ा आक्रोश पूरे प्रदेश में व्यापक तौर पे फैला हुआ है, तो उसके समाधान नहीं हो पाने की वजह से और इतना बड़ा 10 साल का 2 बार का सरकार को अवसर दिए जाने के बाद मुझे नहीं लगता कि अब जो लोग हैं या मतदाता हैं, वो इस प्रकार से इन लुभावने वादों में आके अपना निर्णय कोई और बदल सकते हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया जगदीश जी हमसे बातचीत करने के लिए। धन्यवाद आपका हरियाणा की चुनावी स्थिति को हमारे दर्शकों के सामने रखने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार। जी, शुक्रिया।